हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं विवेक अग्निहोत्री अनप्लग्ड, टूल किट, सोल्ड आउट क्रिटिक्स एंड फेक अर्निंग्स, द वैक्सीन वॉर। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लंबा पॉज लिया, एक इंटेलेक्चुअल की तरह यूँ बैठ के खिड़की से बाहर देखते हुए। नहीं भाई, इसलिए बता रहा हूँ, मुझे कई बार हंसी आती है इस बात पे। इतना लंबा उनने उनके लेफ्ट साइड में खिड़की थी, बाहर देखते हुए सोचते रहे जैसे कि कोई कैबिनेट मिशन में बोल दिया गया हो कि भाई देखिए पाकिस्तान चाहिए कि नहीं चाहिए, उस पर कोई मसला कर रहे हो नेहरू जी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले विवेक मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता। 14 झूठे लेख लिखे गए, उनने उसका विद्रोह भी नहीं किया। उनने ये भी नहीं बोला नहीं साहब हम तो क्यों नहीं पब्लिक में, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कुछ भी बहाना ढूंढ के सड़क पे खड़े होते हैं, क्यों नहीं किया भाई। अगर बाढ़ आ जाए और उस वक्त सारे कलेक्टर्स डिप्टी कलेक्टर सबको बताना हो कि भाई क्या इस वक्त करना है, तो उसके लिए भी एक टूल किट छप सकती है। और एक टूल किट ये भी हो सकती है कि चलो बाढ़ आ गई, अब इसमें थोड़ा जहर मिला दो, लोग कैसे मरेंगे। तो ये जहर वाली टूल किट थी कि कैसे भारत को खत्म किया जाए। कौन वो जो लोग थे मरने, कहते थे मरने के आंकड़े कम है और ज्यादा होने चाहिए। ये एक अकेला ऐसा व्यक्ति है नाना पाटेकर जिसने एक भी परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पागल, और मैं चाहता हूं और पागल ऐसे एक्टर हो। इस देश का दुर्भाग्य है कि इसमें पागल एक्टर्स नहीं है, तो है पागल, इसमें कोई शक नहीं। और मेरे को ऐसे पागल लोग अच्छे लगते हैं। आप भी थोड़े से पागल हैं अजीत जी, आपका भी कोई भविष्य बड़ा सुनहरा नहीं है। अब ये एक एक्टर है, वो कैमरामैन को बताता है फोटो कैसे खींचनी है, यानी डायरेक्टर को समझाता है डायरेक्ट कैसे करना है, मेकअप हेयर वालों को, और तो और ये भी बताते हैं प्रोडक्शन वालों को बताता है वैनिटी वैन कहाँ खड़ी होनी चाहिए, फिल्म मार्केट कैसी होनी चाहिए। बस एक्टिंग को छोड़ के सब कुछ जानता है वो। और उसका जो आईक्यू है उस लेवल पे फिल्म आ जाती है। वो जितना डम होगा फिल्म उतनी डम होती जाएगी। इसलिए क्योंकि आम आदमी नहीं जानता कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस क्या होता है, डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस क्या होता है, नेट बिजनेस क्या होता है, हिंदी का कितना होता है, तमिल तेलुगु का कितना होता है, किसमें क्या परसेंटेज मिलता है, ये आम आदमी जानता नहीं। और जो ट्रेड एनालिस्ट या मीडिया क्रिटिक्स जो आगे इन नंबरों को बढ़ाते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। एक एक इंच सोशल मीडिया का बिका हुआ है, इसको तो खरीद लो। अच्छा, सोशल मीडिया के अभी भाव इतने ज्यादा भी नहीं हुए हैं कि जमींदार लोग या राजा और बादशाह जो लोग हैं वो उसे ना खरीद। इन्होंने पकड़ा कांग्रेस के आईटी सेल को, और ये मैं अगर मैं नाम लेके बोल रहा हूं तो कुछ जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। इन्होंने पकड़ा एक फैक्ट चेकिंग कंपनी को या एक फैक्ट चेकर को, उनका नाम मेरे पास लिखा हुआ था। मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़े लेफ्टिस्ट हैं, जब मुझे पिच करने आती है ना कंपनियां, मैंने कहा ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो मेरे पुराने ही ट्वीट्स निकाल निकाल के डालते हैं, ये तो मेरे को ही खत्म करना चाहते हैं। कहने लगे हाँ तो उसका रेट है सर। समझ रहे हो? नहीं, आप लोग समझ रहे हो? नैरेटिव से ही, नैरेटिव को लेके पल्लवी जी का एक संवाद भी है, वो जो रहमा सेन का कैरेक्टर है, और मीडिया को भी आपने इसमें लिया है। टूल किट का एक प्रिंट आउट निकलता हुआ दिखता है वो मूवी में। उस समय के माहौल पे थोड़ी सी प्रतिक्रिया चाहूँगा। जब इटली, जिसका बोला जाता है कि स्वास्थ्य तंत्र जो है सबसे सुदृढ़ था, और वहाँ स्थिति ये हो गई थी कि कॉफिन के लिए लकड़ियाँ तक खत्म हो गई। अमेरिका में हमारे पत्रकार भी गए और उन्होंने दिखाया कि मतलब एकड़ों में वो उजले उजले टोम्बस्टोन्स की, मतलब पूरी लगता है कि एक फसल है वहाँ। ओल्डर जनरेशन, इतने लाख लोग वहाँ पे मरे हैं। जब ये सब बेबस दिख रहे थे, हमारा मीडिया चाह रहा था कि भारत में शवों के ढेर कहाँ हैं, गंगा नदी में बहा रहा है, बालू में। और उस समय आपको मतलब दोनों समय अभी आप ये बना रहे थे, और यहाँ पे एक होप दिखता है, और ये किया हमने, इतने लोगों को बचाया। ये टूल किट गैंग पे और ये जो मीडिया का नैरेटिव मेकर्स है उसको लेकर के थोड़ी सी बात कीजिए। देखिए क्या हुआ कि दो चीज़ें हुई। एक तो जो अपनी वैक्सीन थी उसको लेके कई सारे झूठे लेख लिखे गए, करीब 14 तो लेख हम जानते हैं, जिसके ऊपर भारत बायोटेक ने तेलंगाना कोर्ट में केस किया। तेलंगाना 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस है। अच्छा। तेलंगाना कोर्ट ने वायर जो पब्लिकेशन वेबसाइट है उनके खिलाफ आदेश दिया,
और उन्होंने बोला कि ये 14 के 14 आप उतारिए और आज के बाद आपको कभी भी भारत की वैक्सीन के ऊपर कुछ भी लिखने से रोका जाता है। ये कोर्ट का केस है, ये हमने तो नहीं क्रिएट किया। उनको कहता किसी भी चीज पे लिखने का तुम मतलब 14 झूठे लिखे गए, उनने उसका विद्रोह भी नहीं किया, उनने ये भी नहीं बोला नहीं साहब हम तो क्यों नहीं पब्लिक में, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कुछ भी बहाना ढूंढ के सड़क पे खड़े होते हैं, क्यों नहीं किया भाई? ट्रूडो याद आ रहा है इस पे क्यों नहीं? अरफा जी इतना बोलती हैं तो क्यों नहीं उनने आके सड़क पे बोला कि हमारे पब्लिकेशन के अगेंस्ट ये तानाशाही है? क्या नाम बोला? अल्फा जी? क्यों नहीं जिसने लिखे थे उसने बोला? क्यों नहीं उसके ओनर ने बोला? क्यों नहीं उनके मित्रों सगे संबंधियों ने बोला? मतलब लिखा तो गया था। तो ये किसने लिखा, क्यों लिखा? ऐसी ह्यूमैनिटी के वक्त में जब पूरी दुनिया मर रही थी, कौन चाहता था कि भारत के लोग मर जाएं झूठे लेखों से? पता नहीं कौन चाहता था इस बात को कि हम विदेशी कंपनियों के आगे घुटने टेकें? भारत की ये पहली इंडिजिनस वैक्सीन है, 22 साल लगे हैं वैक्सीन आने को। किन किन शर्तों पे आई है? देश आधे आधे बिके हुए हैं, आपको बता रहा हूं। तो हम उसकी तह में घुसे, जब तह में घुसे तो 2-3 चीजें हमारे सामने फिजिकल फॉर्म में आ गई। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे सुना, मैंने फिजिकल फॉर्म में आ गई। वो अब आ गई, अब कैसे आ गई? वही हमारी स्पेशलाइजेशन। हम जब कहते हैं हम रिसर्च करते हैं तो इसी लेवल पे हम करते भी हैं। एक हमारे पास आया वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, जो तो और भी कई लोगों के पास पहुंच गया बाद में, कि भाई ये क्या क्या शर्तें रखी गई थी और क्यों भारत सरकार ने निश्चय किया कि हम इनसे नहीं लेंगे वैक्सीन। और दूसरा एक टूल किट पूरी निकली थी। टूल किट देखिए अच्छी भी होती है, खराब भी होती है। अगर बाढ़ आ जाए और उस वक्त सारे कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर सबको बताना हो कि भाई क्या इस वक्त करना, तो उसके लिए भी एक टूल किट छप सकती है। और एक टूल किट ये भी हो सकती है कि चलो बाढ़ आ गई, अब इसमें थोड़ा जहर मिला दो, लोग कैसे मरेंगे। तो ये जहर वाली टूल किट थी कि कैसे भारत को खत्म किया जाए। और ये पूरा जो प्रायोजन था वो सिर्फ इस बात के लिए था कि ये ट्रिगर भी कहां से हुआ मैं आपको बताता हूं। ये सारा का सारा था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग यहां मर जाएं। तो ये जो सत्ता और शासन में जो लोग बैठे हैं, जिनको हम इलेक्शन में तो हरा नहीं सकते, ये ईश्वर की दी हुई हमको एक अपॉर्चुनिटी है। कोई पता था पहले इनको हटाने का, इससे अच्छा कोई मौका नहीं। पता है मुझे। अब इनको हटाने के लिए क्या किया जाए? कांग्रेस लाशें दिखाई जाए। तो लाशें दिखाएंगे तो वो तो मात्र लाशें ही हो जाएंगी, फिर तो भारत के ही लोग मर रहे हैं इस चिता। अब देखिए लेफ्टिस्ट लोगों की, क्योंकि सारे जब वर्ल्ड वॉर 2 में जो लोगों ने ज्वाइन किया था मूवमेंट, सारे वो आर्टिस्ट थे, फिल्म मेकर्स थे, कवि थे, पेंटर्स थे, तो वो कला जानते हैं सटल। चिता एक ऐसी चीज, देखिए जब कॉफिन में दफनाते हैं तो दृश्य फिल्मों में देखिए बड़ा सुंदर लगता है, सौंबर होता है, सौंबर होता है, छतरी लेके खड़े हैं, ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, ऊपर फूल वाले पेड़ हैं, उसको धीमे से कुछ बोलते हुए उतारा जा रहा है। चिता आग एक ऐसी चीज है, पूरे विश्व में कहीं भी दिखा दो लोग डर जाते हैं। शॉक वैल्यू है, क्योंकि आम जिंदगी में लोग ऐसे देखते नहीं है। तो आपने सिर्फ चिताओं की काहे को फोटोज पब्लिश की पूरी दुनिया में? क्या सिर्फ हिंदू ही मर रहा था देश के अंदर? हाँ, जब आ रही थी अमेरिका की फोटो है हमारे पास, एक नहीं कई हैं। अब कितने किलोमीटर अमेरिका में भी बहुत डरावनी वीडियोस आई थी उनको, जो वाइट फ्रेम में शुरू से अंत तक ट्रक खड़े हैं काले रंग के। क्यों खड़े हैं? उनके अंदर फ्रीजर लगे हुए हैं। क्यों फ्रीजर लगे हुए हैं? उसके अंदर लाशें भरी हैं। ट्रक में क्यों लाशें भरी हैं? क्योंकि जो मॉक्स थे उनमें जगह ही खत्म हो गई थी। सच्ची बात है। हमारे पास तो फिर भी लाशें जलाने की जगह थी, उनके पास तो जगह ही नहीं थी। सारे ट्रक दिखाए थे हमने देखी भी है बहुत। उस बारे में कभी बात नहीं हुई, पर पूरी की पूरी कम्युनिटी को बदनाम किया गया। जो लोग मर रहे थे उनको मरने में भी डिग्निटी नहीं दी गई। ये बात मेरे को तो भाई कोफ्त, मुझे नहीं अच्छा लगता था। नहीं तो जो दिखा रहा था दानिश सिद्दीकी था, उसको कर्मफल मिल गया, अफगानिस्तान में मारा गया। अफगानिस्तान में कुछ ही दिन के तो मुझे लगा कि ये एक आवश्यक है। तो और भारत के दुश्मन कौन है? कौन वो लोग थे जो चाहते थे 40-50 करोड़ लोग भारत में जो है इन्फेक्ट हो जाएं और जितने ज्यादा मर जाएं? कौन वो जो लोग थे मरने, कहते थे मरने के आंकड़े कम है और ज्यादा होने चाहिए? कौन थे? कौन था? कौन चाहता है भाई 10,000 लोग मरे? ऑपोजिशन ही है, और कौन है? क्यों करनी कि नहीं आप 25,000 लोग मरे? क्या खुशी मिल रही है आपको? दिल को तसल्ली मिल रही है सुन के कि देखो ज्यादा लोग मर गए? इसके खिलाफ किसी ने ज्यादा आवाज उठाई नहीं इस देश में। तो हमने ये टूल किट जो हमको पूरा था और जो ये फॉरेन वैक्सीन्स का जो था, ये 2 चीजें अगर मैं नहीं दिखाता तो ये फिल्म ही झूठी पड़ती थी, इसलिए फिल्म के अंदर इनको दिखाया गया। वेरी गुड।
नाना पाटेकर पे थोड़ी सी बात करते हैं। उनके बारे में मतलब भ्रांतियां फैली हुई कि डायरेक्टर को मारपीट भी देते, आपका अनुभव कैसा रहा? ये गलत भी नहीं है कि नाना ने कई लोगों को मारा है, ओहो, ये सही है, ये डायरेक्टर लोग ही बताते हैं कि मुझे मारा है। और कई नाना का हाथ उठ जाता है, उसका है हाथ उठ जाता है, लेकिन नाना का हाथ सिर्फ काम को लेके उठता है कि भाई अब आप एक अगर चाय का कप है और आप चाय ला के दे रहे हैं और आपको इस बात के पैसे मिल रहे हैं कि आप चाय को दें, तो अगर उसमें चाय बह रही है और ये हो रहा है, गंदगी है, तो मतलब काम नाना को हो ठीक नहीं सकता है 2-3 बार बोलेगा कि ये क्या गलत है, हजाम हो गया तुम कि चाय वाले हो, और तीसरी बार के बाद हो सकता है हाथ उठ जाए। ये मैंने सुन रखा था। देखा भी है पल्लवी क्या? ने 2-3 फिल्में की तो पल्लवी ने भी इसकी पुष्टि की थी कि हाँ ऐसा है, ये काम को लेके बड़ा पागल आदमी है और इसको हर समय परफेक्शन चाहिए। तो फिर नाना को क्यों किया जाए कास्ट, सबने मुझे मना किया कि ये था कि एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो एक असिस्टेंट और हम लोग पल्लवी कास्टिंग को लेके हमारी कंपनी में समझ लीजिए वो लाइट हाउस है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देती, तो ऐसी बात चल रही थी। पल्लवी ने कहा नहीं नहीं, ये तो क्रेडिबिलिटी के अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए, इस एक्टर का मेन क्वालिटी होनी चाहिए क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी वाले एक्टर कहाँ से लाए भाई? अब बड़े बड़े अच्छे एक्टर हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत भी करता हूँ, तारीफ करता हूँ, जो अनडाउटेडली जो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, उनने भी अपने करियर में 2 या 3-4 फिल्मों में घटिया एक्टिंग की है। डायरेक्टर खराब होगा, फिल्म अटक गई होगी, कई साल चली होगी, पर ये एक अकेला ऐसा व्यक्ति है नाना पाटेकर जिसने एक भी परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फिल्म भी अटक गई तो नहीं किया इसने फिल्म रुक जाए तो रुक जाए, लेकिन अच्छा, और अपना नहीं किसी और के भी परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दिया। अगर आप सामने बैठे हैं, अगर परिंदा का वो सीन चल रहा है, पता है ना, परिंदा जल गया था देखी हुई है। पूरा, आपको पता है खुद जल गया था, क्यों जल गया था? ये किसी और के परफॉर्मेंस के चक्कर में जल गया। तो इसको होश नहीं रहता, ये घुसता है। अब है पागल, और मैं चाहता हूँ और पागल ऐसे एक्टर हो। इस देश का दुर्भाग्य है कि इसमें पागल एक्टर्स नहीं है, इसमें सारे के सारे जो हैं तिकड़म ही एक्टर्स हैं, पागल नहीं है। तो ऐसे पागल कौन बंबई से 6 घंटे दूर, पूना से भी 2 घंटे दूर, खड़क वाला वासला में जाके एक फार्म हाउस में रहता होगा? क्यों नहीं रहेगा भाई बंबई में वो? और इतना पैसा कमाने के बाद बंबई में एक रूम के अपार्टमेंट में रहता रहा वो आदमी, तो वो है माँ पागल, के इसमें साथ कोई रहता शक था नहीं। अपनी। और मेरे को ऐसे पागल लोग अच्छे लगते हैं। आप भी थोड़े से पागल हैं अजीत जी, आपका भी कोई भविष्य बड़ा सुनहरा नहीं है। तो नहीं है ना, I won't तो know। मैंने रिसर्च किया तो मुझे सबने बोला, सब ने, मेरे मित्र जो हैं, कि यार वो मत करो विवेक, इस उम्र में पिटोगे, अच्छा नहीं लगता। तो जब मैं अड़ा रहा इस बात पे, मुझे लगा कि नहीं, ये भारत के प्रेस्टीज की फिल्म है, भारत के एक इज्जत की फिल्म है। फिल्म चले ना चले, लेकिन 100 साल बाद भी कोई देखे तो उसको लगे हाँ ये आदमी ने कहा था इंडिया कैन डू इट, तो इंडिया मस्ट हैव डन इट। अगर आप नाना के डायलॉग के बाद फिल्म रोक दें तो आपको जीवन भर ये भरोसा होना चाहिए इस आदमी ने कहा इंडिया कैन डू इट, तो इंडिया विल डू इट। करेक्ट? तो दाग नहीं होना चाहिए उसके परफॉर्मेंस में। तो मैं नाना से मिलने गया खड़क वासला, फिर वहाँ पे हम और पल्लवी गए, तो वो रहते हैं शिवाजी का जो ऊपर वो है किला, उसी के नीचे रहते हैं। अच्छा, तो गए तो उसने खाना ना बिल्कुल गंवार गांव के स्टाइल में बना के हमें खिलाया लाया अपने हाथ से, और उसने नाना कहा वो जब तक आप खा नहीं लोगे तब तक वो नहीं बैठेगा आपके साथ। तो ला के वो गरम गरम करके खिलाता रहा और फिर वाह, बैठा खुद वहाँ। बना के। कहने हाँ बोल। तो नाना की भाषा भी थोड़ी अक्खड़ है, यानी बहुत वैसी है, अक्खड़ है एकदम। हाँ बोल। तो मैंने कहा देखो स्टोरी तो हो ही जाएगी बातचीत उस बारे में, लेकिन मैं आया हूँ, मुझे सबने बोला है नाना के साथ काम नहीं करो, आप मारते हो, तो अगर चाहो तो मुझे 4 झापड़ मार लेना, अकेले में मार लेना, जो करना, लेकिन ये रोल कुछ ऐसा है कि ये जैसा लिखा है वैसा ही करना पड़ेगा। और आप यकीन नहीं करोगे, जैसा लिखा है वैसा ही बिल्कुल वैसा ही नाना ने किया, और ऐसा सरेंडर कर किया नाना ने अपने आप को इस रोल में। मैं अब समझाऊं नाना का प्रॉब्लम क्या है। अगर आप नाना से बोल दो हम चालू फिल्म बनाना चाहते हैं, इसको कोई लॉजिक नहीं, नाना बकवास है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता तो मुझे पता है ना, मैं कहता लेकिन अगर तुमने बोला मैं अच्छी फिल्म बना रहा हूं नाना, बहुत अच्छी फिल्म बनाना चाहता हूं, आपके अलावा कोई रोल, कहता फिर तू कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, फिर तू पहले अच्छी बताओ। फिल्म बनाएगा, और तू नहीं बनाएगा तो मैं मार मार के तुझसे बनवाऊंगा। तो ये नाना का है,
और सारे एक्टर्स जो थे उनको दौड़ा दौड़ा के, उनके कॉन्ट्रैक्ट में तो 8 घंटे काम करने का लिखा हुआ था, पर खुद ही नहीं जाता था वो 12-12, 13-13 घंटे सबको भगा भगा के नहीं, ऐसे कर वैसे कर। नाना इज एन इंस्टीट्यूशन, और मुझे बहुत Dedication अफसोस इस है। बात का है कि उसको बॉलीवुड के ही लोगों ने पॉलिटिक्स करके वेलकम की सफलता के बाद वही तो। एक राजनीति खेल के किनारे करने की जो कोशिश की है वो अच्छी बात नहीं है। ऐसा कलाकारों के साथ नहीं करना चाहिए। आना ही बंद, टोटली देखते ही नहीं मूवीज में। चलो अब आगे। थोड़ा सा अपने फिल्म करियर के बारे में बताइए कि स्टार जैसे एड फिल्म्स आप करते थे और उसके बाद फिर कमर्शियल फिल्में आपने जिद को लेके कोई कंट्रोवर्सी भी हुई थी अनुभव सिन्हा जी के साथ? बता देता हूँ बिल्कुल खुल के सारी बातें। तो मैं एड फिल्म्स करता था, तो मैंने एक टेलीफिल्म बनाई थी चॉकलेट नाम से, जी के लिए, अच्छा। जिसको देख के किसी इंग्लैंड के प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने बोला हम इसको फीचर फिल्म में बनाना चाहते हैं। तो अचानक मेरा करियर चालू हो गया। चॉकलेट में देखते देखते किसी कारणवश सारे बड़े बड़े स्टार्स इकट्ठे हो गए। वो एक यूजुअल सस्पेक्ट्स नाम की एक फिल्म थी जिसमें मैंने बेस, देखी चॉकलेट भी देखी, यूजुअल सस्पेक्ट। चॉकलेट मुझे लग रहा है शायद ना तो देखो, सुन हम एक जाना फिल्म तो बना रहे थे आरंभ नाम से, अच्छा। जो कि बोफोर्स के ऊपर थी। वो मेरी पहली स्क्रिप्ट थी, आरंभ उसका नाम था। उसमें नसीरुद्दीन शाह और रजित कपूर को लिया हुआ था हमने। लास्ट मिनट पे फाइनेंसर भाग गए और मैंने एड फिल्म्स बनानी बंद कर दी थी ये उत्साह में कि चलो ये बनेगी। 1.5-2 साल उसमें लगाए थे, तो फाइनेंसर भाग गए, वो फिल्म रुक गई। कहाँ जाए? तो बॉलीवुड में फिल्म बनाने का उस वक्त एक ही तरीका हुआ करता था कि आप बोल दो साहब ये हॉलीवुड की इस फिल्म पे बेस्ड है, उस रातों रात उसका VHS मंगाया जाता था, देखते थे और एक्टर लोग उस हिसाब से ओके करते थे। और मैंने सुना है कि उस वक्त के कई डायरेक्टर्स थे, महेश भट्ट जी और कई और 2-3 नाम है, वो तो सेट पे वीडियो वो VCR रख के शॉट बाय शॉट डायरेक्ट होता था, है ना। और कई फिल्मों में एक है मनीषा कोइराला की फिल्म, अगर आप देखें स्लीपिंग विद द एनिमी या कोई फिल्म का हिंदी मेक है, उसमें बिल्कुल शॉट बाय शॉट आगे बढ़े हुए हैं। पर ठीक है, चलो वो एक वक्त था, दौर था। तो यूजुअल सस्पेक्ट्स के नाम से सारे बड़े बड़े स्टार 8-10 दिन में कास्टिंग भी हो गई, खत्म। तो कोई स्क्रिप्ट भी नहीं पूछी किसी ने, ये भी नहीं पूछा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, झूठ बोल सब नहीं दिया पूछा मैं कपड़े क्या पहन रहा हूँ, डिजाइनर कौन है, और फिल्म खड़ी हो गई। ऐसे हमने भी करते अपना हाथ साफ किया, लंदन में शूट किया, और आज भी लोग कहते हैं कि टेक्निकली, और थी तो बड़ी स्टाइलिश फिल्म और टेक्निकली भी बड़ी साउंड थी। उसके बाद फिर गोल बनाई हमने, तो बहुत अच्छे गोल बनाई। बहुत अच्छे। पर गोल बनाते वक्त मेरा जो आत्मा थी, सोल बड़ा खुश नहीं था। इसलिए क्योंकि मेरा कभी एम्बिशन नहीं था टिपिकल कमर्शियल फीचर फिल्म का डायरेक्टर बनने की। मैं तो आरंभ बनाने आया था, छोटी 1.5-2 करोड़ की फिल्में, थोड़ी उस टाइप की। हम श्याम बेनेगल वगैरह से प्रभावित भी रहे, तो ये था कि हाँ कुछ समाज बदलने वाली या इम्पैक्ट करने वाली फिल्में बनाएंगे, पर फंस गए इस चक्कर में। वही तो गोल के बाद मैंने लगभग निश्चय किया कि अब, इसलिए मैं बताता हूँ कारण क्या है कि अब ये एक एक्टर है, वो कैमरामैन को बताता है फोटो कैसे खींचनी है, यानी डायरेक्टर को समझाता है डायरेक्ट कैसे करना है, मेकअप हेयर वालों को, और तो और ये भी बताते हैं प्रोडक्शन वालों को बताता है वैनिटी वैन कहाँ खड़ी होनी चाहिए, फिल्म मार्केट कैसी होनी चाहिए। बस एक्टिंग को छोड़ के सब कुछ जानता है वो, और उसका जो IQ है उस लेवल पे फिल्म आ जाती है। एक्टर्स आज वो जितना डम होगा फिल्म उतनी डम होती जाएगी। तो मैंने कहा यार मैं ये नहीं करूंगा, यार मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे आजकल कोई के जो बुरा नहीं हीरो लगता हैं, ये बोलने उनकी में बात पढ़ा कर रहे लिखा हूँ। वाकई में मैं हार्वर्ड गया हूँ, मैं IMC से पढ़ा हूँ यार, वाओ, ही वेंट टू अकल हार्वर्ड, रखता हूँ। वेरी गुड। तो मैंने कहा मैं ये तो MC नहीं कौन सी करूंगा, है? तो मैंने एक तरह से MC मेंटली बोला है? डिजाइन कर दिया वहाँ से। बताना MC कौन सी एक फिल्म है? में बना रहा था जो रिलायंस ने साइन किया था, किया काफी होगा पैसे भी सिनेमा दिए का। थे उसे शुरू करने, उसका नाम था फ्रीडम, जो फिल्म करप्शन के ऊपर थी। पर वो भी किसी कारणवश नहीं बनी, क्योंकि वो भी कितने इसी आरम टाइप की फिल्म थी, या प्रॉब्लम्स, क्योंकि जैसे अभी अच्छी आजकल मूवियों की वगैरह, तो डिमांड उसी ही टाइप की नहीं फिल्म है, थी, समाज की गंद समस्या को चाहिए लेके। लोगों को। और आके जाके फिर स्टार पे बात आ गई, माधवन कर रहा था उस फिल्म को, और स्टार और बड़ा ले लो, ये कर लो वो कर लो। मैं माधवन के अलावा किसी और के he's साथ a good करूंगा नहीं ये actor। फिल्म, वो फिट वही है तो। इस रोल में। तो वो नहीं माने और वो बड़े बंद हो गई। actors तो चाहिए 2 उन्हें। साल मेरे लाइफ के बड़े बेकार थे, और ये हालत हो गई। हमारे बच्चा भी हो गए थे, तो पल्लवी भी काम नहीं कर रही थी, तो घर में इनकम भी बंद हो गई। हमारा फिल्म मेकर्स का तो रोज कुआं खोद के रोज पानी निकालने वाला काम है, तो क्या करें। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैं पढ़ाने लिखाने के लिए निकल पड़ा। मैंने कहा ये तो कर ही सकते हैं, तो कुछ IIM में लेक्चर दे दिया, इधर दे दिया उधर दे दिया, कुछ पैसे मिल गए। फिर मैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में वहाँ कर रहा था, तो वहाँ से बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम की नींव पड़ी। 2010-11 की बात है, मैंने देखी ये नहीं, मुझे हिट तो स्टोरी याद नहीं। 2012 की फिल्म है।
अब वो बन तो गई है 1 करोड़ रुपए में, स्टूडेंट से उसकी किताबी लिखी अर्बन एक्सेल्स पूरी, अब उसके बारे में नहीं बताऊंगा मैं, बहुत बार बात हो चुकी है। तो पर फिर मैं घर में बैठ गया, जीरो इनकम, पैसे नहीं, कुछ नहीं। तो ये हुआ कि अब गांव वापस चलो, क्या करें। तो उस वक्त में विक्रम भट्ट एक फिल्म कर रहे थे, हेट स्टोरी। तो उन्होंने बोला यार मैं फंस गया हूँ, मेरे को एक बड़ी कोई स्टार मिल गई है, करीना कपूर या कोई करिश्मा कपूर या करीना कपूर पता नहीं, तो मैं उनके साथ फिल्म कर रहा हूँ। एक ये मेरी रेडी है फ्लोर पे जाने वाली, तुम करोगे यार, पैसे ले लो और कर सकते हो क्या। और मुझे इतनी सख्त ज़रूरत थी पैसे की उस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो मैंने हेट स्टोरी की, और तब मुझे चाहे अवेयरनेस भी नहीं थी इस बात की कि इस देश में इरोटिका और सेक्स ऐसे दो शब्द हैं जिसके बारे में ज़्यादा बातचीत करनी नहीं चाहिए, ये गलत पड़ेगा। हालांकि विश्व का कोई ऐसा अच्छा बड़ा डायरेक्टर नहीं हुआ जिसने अपने इंटरव्यूज़ में, किताबों में ना लिखा हो कि मेरा एक ही ड्रीम है कि व्हेन यू बिकम अ मास्टर ऑफ फिल्म मेकिंग, व्हेन यू डू एन इरोटिका। तो मैंने उस वक्त कई बात खुल के भी लिखी भी, ट्विटर पे बोली भी, जो आज भी कई फैक्ट चेकर्स निकालते हैं उन चीज़ों को। तो पर ठीक है, लेकिन हेट स्टोरी चली बहुत भयंकर चली, और उसके चलते उसके 4 पार्ट्स भी बने। अच्छा। और वो मेरी पहली जेन्युइन कमर्शियल सक्सेस थी, क्योंकि मैंने को समझ में आया कि फिल्म आप कैसी भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन अगर वो चलती है तो बॉलीवुड वाले बड़ी इज्जत करते हैं। उसी दौरान क्या हुआ कि अनुभव सिन्हा मेरे घर के ऊपर रहते हैं। आज मैं पहली बार ये बात बोल रहा हूँ, मैं बोली नहीं क्योंकि अब ठीक है, अब पुरानी बात हो गई, और कई लोग मेरे को जिद मेरे पीछे पड़ते हैं, इसलिए ये बात बताना आवश्यक है। और ये आप समझेंगे तो आपको पॉलिटिक्स भी समझ में आ जाएगी। कुछ देर पहले आप इन लोग का नाम भी ले रहे थे। ये मेरे घर के ऊपर रहते हैं, मेरा बेटा और उनका बेटा, आप समझ लीजिए, आप देखेंगे तो लगेगा कि सगे जुड़वा हैं ये, और एक ही उम्र के हैं, एक आध हफ्ते के अंतर में पैदा हुए थे। तो और अनुभव सिन्हा और उनकी पत्नी के बीच में कुछ दरार हो गई, वो कहीं और रहने लगे जाके, उनकी पत्नी और बेटा हमारे ऊपर रहते थे। अनुभव सिन्हा तो कौन बेटा है? भी, मतलब बच्चा, दोनों बच्चे एक साथ बड़े हुए, एक ही घर में हुए, तो हमारे बेटे जैसे ही हो गया, और उनकी पत्नी से भी मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तो एक दिन पार्टी में उनने मुझसे बोला कि यार मैं बड़ी समस्या में फंस गया हूँ, मैंने नई कंपनी चालू की है, बनारस फिल्म जो उसका नाम है, और उनकी कोई फिल्म फ्लॉप हो गई थी, गुलाब गैंग या कुछ हो गया था, उनकी समस्या रही। तो उन्होंने बोला यार एक फिल्म बनाना चाहता हूँ जो एक अवार्ड विनिंग फिल्म है, फेस्टिवल्स में काफ़ी चली हुई है, और वो फिल्म का नाम अब मैं शायद भूल रहा हूँ, भी आ जाएगा याद। तो वो गेज के ऊपर थी, होमोसेक्सुअल। एक बहुत ही एक बंदे का एक घर है और उसका पीछे एक कमरा है, उसमें वो एक बंदे को रेंट पे दे देता है, और ये बहुत मोटा है, इसको कोई देखता नहीं है, कोई इसकी तरफ नज़र नहीं उठाता, और उसको इनसिक्योरिटी, और धीरे धीरे वो ऑब्सेस्ड हो जाता है अपने टेनेंट से। और जब टेनेंट उससे बातचीत नहीं करता तो किस तरह से एक साजिश करता है उसको मारने की, और प्लान करके उसको मारता है। आखिर में इस तरह की एक कहानी थी, और एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर था, बड़ा स्लो, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था अपने आप में। और उसको कई, ये सत्य भी है, उसको कई फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड मिले थे, अच्छी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। उन्होंने कहा इसके मैंने राइट्स खरीदे, इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो और मैं, तुम कर सकते हो क्या यार, मैं फंस गया हूँ, 1.5-2 महीने की बात है, और सब रेडी रखा है, और कल से शुरू हो सब। तो उन्हें एक दोस्ती, उन्हें हेल्प मांगी मुझसे, तो मैंने उसे देखा, मैंने कहा ठीक है, मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं फ्री हूँ 2-2.5 महीने, तो इसको कर डालता हूँ। और मेरी भी बड़ी डेस्परेट सिचुएशन थी, मैं सच बता रहा हूँ, यानी आसान नहीं होता बम्बई में जब आप, हाँ, है ना, तो और कश्मीर हमारा कोई फाइल्स से परिवार भी जाके ऐसा नहीं है जिसके सिचुएशन आश्रित हो सके। अब याद, आपसे बात हुई, याद आया, तो मुझे याद आ रहा है कितने कठिन दिन थे वो। तो एनीवे, तो मैंने वो की, तो हमने गोवा में जाके एक शेड्यूल उसका किया, और कुछ पार्ट आप फिल्म का देखें तो आपको स्लो कैमरा मूवमेंट आते हुए, कहीं काई लगी, आपको दिखेंगे। फिर कास्टिंग की बात हुई, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं यार, ये आदमी का इंडिया में करेंगे तो वो सब होमोसेक्सुअलिटी पे बात हो जाएगी, ये हो जाएगा, इसको चेंज करके एक लड़का और लड़की कर देते हैं, कि वो लड़का जो आके रहता है रेंट पे एक लड़की के घर पे। ठीक है, ये सिनेमैटिकली कोई गलत बात नहीं है, एक ऑब्सेशन के ऊपर फिल्म है तो कैसे भी हो सकती है, डर भी थी ऑब्सेशन के ऊपर। अब वो लड़की ऑब्सेस्ड हो जाए, लड़का हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो उसको हमने एक शेड्यूल किया, मैंने अमेरिका से एक डीओपी को बुलाया था, मैं जानता हूँ उसको, तो उसके साथ हमने किया। जब मैं लौट के आया भोपाल, बम्बई वहाँ से, तो इनके ऑफिस में जब गया, ये एक ही बस वो लास्ट मीटिंग है मेरी अनुभव से, तो वहाँ पे दरवाजे पे एक 10-12 बड़ा फुट का एक पोस्टर लगा था। चूँकि वो शूट करने के बाद मैं गोवा से ही चला गया था कानपुर अपने घर किसी शादी के लिए,
तो जब मैं लौट के 20-25 दिन बाद आया तो बड़ा सा खड़ा था, और उसमें जो हीरोइन थी प्रियंका की, वो शायद सेकंड कजिन है, फर्स्ट कजिन है, और वो ऑलमोस्ट न्यूड फोटो में खड़ी थी, कोई कपड़े नहीं पहने थे, बस यूँ 2 हाथ ऐसे करके वो खड़ी हुई थी। तो मैं अंदर गया, अनुभव सिन्हा, मैंने कहा ये क्या है? परिणीति चोपड़ा कहते हैं, उसकी यार गर्लफ्रेंड है। समस्या ये है कि फिल्म ऐसे तो ये बड़ी सीरियस और वैसी फिल्म हो जाएगी, बिकेगी नहीं, तो सब कह रहे हैं कि यार इरोटिका बना देते हैं, चूंकि विवेक तुम्हारे नाम से हेट स्टोरी जुड़ी हुई है, तो उस नाम से ये बिक जाएगी। और मेरी बिकी गई है, एक तरह से समझ लो, कोई समस्या नहीं है। बड़े खुश भी थे। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ तुम मुझे, तुम दिन रात यहाँ पे ये बोलते रहते हो कि जब तुम रावण बना रहे थे तो कैसे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करवाया गया था, कि तुम्हारी को चली नहीं हो, तो बाकी लोगों ने सारे निश्चय कर लिए, और 3-4 बाहर के दोस्त आ गए थे, और शाहरुख साहब थे, और वो लोग डायरेक्ट करते थे, और तुमने कॉम्प्रोमाइज किया। शाहरुख खान ने सारा ले लिया उसका, ठीक है, टेक ओवर। तो अगर आज उल्टा होता तो तुम क्या करते ऐसी सिचुएशन में? तुमने बड़ा लंबा पॉज लिया, एक इंटेलेक्चुअल की तरह यूं बैठ के खिड़की से बाहर देखते हुए। किसके बारे? नहीं भाई, इसलिए बता रहा हूं, मुझे कई बार हंसी आती है इस बात पे। इतना लंबा उनने, उनके लेफ्ट साइड में खिड़की थी, बाहर देखते हुए सोचते रहे, जैसे कि कोई कैबिनेट मिशन में बोल दिया गया हो कि भाई देखिए पाकिस्तान चाहिए कि नहीं चाहिए, उस पर कोई मसला कर रहे हैं। पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, रोटिका बना के उन्होंने मेरी दिखा तरफ दो। देखा और बोले विवेक मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता। यकीन नहीं करेंगे अजीत, मैं वहीं खड़ा हुआ, मैंने कहा आज के बाद तुमसे जो करते बने, लीगल ये वो, मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। उनने बोला पर मैंने एक चबन्नी नहीं ली थी उनसे, कोई पैसे से मेरा आदान प्रदान नहीं हुआ, मैंने यारी दोस्ती में एज अ फेवर, आप मुझसे बोल दें मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे घर छोड़ दो अपनी गाड़ी में, वाली बात थी। तो मैंने कहा मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। कहना अरे कैसे अब आधे में? मैंने कहा बस नहीं करूंगा, और मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा, और मैं वहां से निकल गया। और आप यकीन करिए, मैंने उसके बाद, मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद इन्होंने खुद फिल्म कंप्लीट करी, इन्होंने खुद डायरेक्ट करी वो फिल्म मेरे पास। मैं नाम लेके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सत्य, ताकि कल को ये बात घुमा फिरा के ना हो। अशोक पंडित जी और एक धीर साहब हैं, अश्विनी धीर, ये 2 लोग डायरेक्टर्स एसोसिएशन चलाते हैं। अशोक पंडित जी प्रेसिडेंट हैं उसके, और बहुत अच्छा काम भी करते हैं एसोसिएशन के लिए, मैं ये बताना चाहता हूँ। और अश्विनी धीर जी, ये दोनों लोग मेरे को फ़ोन करके ऑफिस आए मिलने, मेरे दफ्तर में जो कि वर्सोवा में, और इन्होंने मुझे कहा कि हम, अनुभव सिन्हा ने हमसे आपसे कुछ बात करने भेजा है। इन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, क्या था उसमें? और बोले उन्होंने आपके लिए एक चेक भेजा है। ओह, मैंने खोला और एक चेक था, कितने अभी का? मुझे याद नहीं, 11 लाख का कुछ ऐसा चेक रहा होगा। अच्छा, और बोला एक लेटर आपको साइन करना पड़ेगा। ताकि वो यूज क्या कर लेटर ले था? जितनी बनाई थी। लेटर में ये लिखा था कि ये पैसे आप लीजिए और आपका नाम छपेगा एज अ डायरेक्टर, ओह, और आप जिंदगी में कभी अपना मुंह नहीं खोलेंगे कि आपने ये फिल्म डायरेक्ट नहीं की। ओए होए, और मैं ये कैमरे में आज पहली बार ये बोल रहा इतनी हूँ, चोरीगिरी। अगर उनमें इतनी भी रीढ़ की हड्डी का अगर 1% है, इसको खड़े होकर बोल दें कि ये सत्य नहीं है। अशोक पंडित से कभी इंटरव्यू करिएगा, और धीर साहब से, उनसे पूछिएगा विवेक अग्निहोत्री ने क्या किया। फाड़ दिया होगा। वो मुझे 1 घंटे तक बताते रहे कि पैसा कितनी बड़ी चीज होती है फिल्म इंडस्ट्री में, रख लो यार, क्या फर्क करेक्टर पड़ता ही है। नहीं है बॉलीवुड में इसके। मैंने वो लेटर यूं फाइन किया, और मैंने कहा जिस आदमी को मैं डिलीट ही कर चुका हूं, उसको मेरा नाम डालना है तो डाले, ना डालना है तो ना डाले, उसके लिखने से मैं कभी नहीं सोचूंगा ये फिल्म मैंने डायरेक्ट की है। और जो फिल्म मैंने की है उसमें से मेरा नाम भी हटा दो तो मुझे ये कभी नहीं लगेगा कि वो फिल्म मैंने नहीं की है। मेरे को ना तो पैसे चाहिए, और मैं ये करूंगा, मैंने वो फाड़ के फेंक दिया। और मैंने कहा अनुभव सिन्हा से बोलिएगा वो निश्चिंत रहें, राइट। मैं इतना बेईमान आदमी नहीं हूं कि मैं जाके सड़क में चिल्ला के इसका कुछ करूं, वो निश्चिंत होकर करें, उनके पैसे में कोई दखल नहीं दूंगा। और मैं, उसके बाद वो लोग निकल गए। नेक्स्ट थिंग आई सॉ कि उस फिल्म में लिखा था डायरेक्टेड बाय विवेक अग्निहोत्री, जिसको लेके आज तक मुझे लोग ट्रोल करते हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठाता। अगर उस फिल्म के बारे में किसी को कुछ बोलना है तो भाई कुछ तो उनका भी बनता है दायित्व, पर उसको लेके वो खामोश रहे। तो ये जिद की कहानी है पूरी। अमेजिंग है। देख लो बॉलीवुड में कितना गंद है, अच्छे टैलेंट को नहीं रिस्पेक्ट मिलती। वही बोल रहे हैं पॉलिटिक्स से
लोगों को जो उन्हें पसंद नहीं है उनको निकाल देते हैं। देख लो नाना पाटेकर, व्हाट अ टैलेंटेड मैन, इतनी मूवीज ऐसे कमाल कमाल की हैं और उन्होंने उनको वेलकम के बाद अपनी पॉलिटिक्स करके उनको पूरा ही आउट कर दिया नाना इंडस्ट्री पाटेकर से। का मेरे को याद नहीं है, मगर किसी ने सोशल मीडिया में कुछ किया था, उन्होंने कुछ कह दिया था, पता नहीं, मुझे तो याद नहीं। लोग काफी परेशान हो गए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं वही क्या कह रहे हैं ना कि उनको गुस्सा बहुत आता है, वो कर देते हैं, वो कर देते हैं, गुस्सा आता है, वो सब है उनमें। पर आप में मतलब बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं जिनमें इतनी ताकत है, वो अपनी मर्जी से कौन आए कौन नहीं आए उन सबको मतलब वो यही कंट्रोल बता रहे हैं करते कि हैं। बड़े लोग शाहरुख खान का भी बता दिया वही। कि राव 1 में वो और उसके दोस्त आके उन्होंने पूरा टेक ओवर ही कर लिया, अपनी मर्जी से मूवी बना ली, जो डायरेक्टर है जो भी है उसकी कोई चलने ही नहीं दी। वही है राइट, ना? मतलब काफी लो कैरेक्टर के लोग हैं इस फील्ड में और उन्होंने कोशिश की है कि अपना कैरेक्टर अच्छा रखें। टफ होता है जब पैसों की तंगी हो रही है काफी इतनी। वैक्सीन वॉर में काफी उन्होंने रिसर्च किया, उसके हिसाब से बनाई है, तो वेरी नाइस। हमने देखी नहीं है बट इट्स वेरी नाइस। और दुख होता है सोच करके, जैसे बता रहे हैं कि लोग चाहते थे कि लोगों की मृत्यु हो। हाँ, my दुख की God. बात है। अपनी पॉलिटिक्स की आप चाहते हैं कि नंबर ज्यादा हो, जिससे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आए। I don't और know सबको कैसी पता सोच है कि क्या कौन ये लोग हैं। Unfortunately. यही वो लोग थे जो कह रहे थे हमने तो वैक्सीन लगानी नहीं है, हम ये वाली वैक्सीन लगाएंगे नहीं, और बार बार बोल रहे थे, कोशिश कर रहे थे दिखाने की कि भैया जो मौतें हो रही हैं वो मोदी जी की वजह से हो रही हैं, मोदी जी। वो सब गेम तो हमें पता है। उस टाइम जब सिचुएशन थी हमने कई वीडियोस रिएक्शन किए थे और मेरे को पता है कि मैं बहुत स्ट्रांगली बोलती थी कि जितना मोदी जी कर रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं, अगर कोई और होता उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर, बहुत बुरे हाल होते इंडिया के। मैंने कितनी बार इस वीडियोस में कहा था, और मैंने कहा था ये जब मीडिया जो है कितना गंदा दिखा रहा है कि जाके ऐसे दिखा रहा है कि इंडिया में तो सबसे बुरा हाल है। तो वो सब है, और काफ़ी इन्होंने चीज़ें भी बताई हैं, पर दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। अच्छा है, लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए ताकि आंखें खुले दुनिया की। बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ेदार था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।